चलिए अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 19 में भी हमें विचार करना है। 19 में भी हमें देखना है कि जो घटनाएं हैं किस तरीके से हो रही हैं। हमें 19 पे भी विचार ही करना है। ठीक है। 3:19 ये आ गया। देखिए कुछ ग्राफ हैं। दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। तो कुछ ग्राफ हैं देखो हमारे पास। ए में जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है। स्थिति और समय का ग्राफ है ये। इसमें रंग को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर दिखेगा नहीं, है ना। चलिए कलर बदल देता हूँ, रंग बदल देता हूँ, है ना। इस तरीके से ये यूँ है और ऐसे, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे गया। ये है पहले वाला। और यहाँ पर जो दिखाई गई है वो है स्थिति x और ये है समय। ये पहला ग्राफ है। ठीक। दूसरे ग्राफ में क्या है? दूसरे ग्राफ में वेग और समय है। ठीक। ये कैसा ग्राफ है? ये इस तरह का ग्राफ है। यूँ और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, ये इस तरह का ग्राफ है। और तीसरे में त्वरण है। ये त्वरण का ग्राफ है ऐसे। ये ए और ये टी, ये किस तरह का ग्राफ है? ये कुछ इस तरीके से चलता हुआ ग्राफ है। एकदम से उठा और एकदम से गिर गया, ऐसा ग्राफ है ये ऐसा ग्राफ है। देखो यूँ ऐसा ग्राफ है। ठीक। अब इन पे विचार करते हैं कि ये ग्राफ कहाँ संभव हो सकते हैं। देखिए पहले ग्राफ में स्थिति, कोई वस्तु मान लीजिए रखी है, विराम अवस्था में है, और इसमें कोई वस्तु किसी पॉजिटिव स्थिति यानी किसी धनात्मक विस्थापन की तरफ जाती है और फिर जीरो पे वहीं वापस आ जाती है। देखिए यहाँ पे विस्थापन शून्य हो जाता है और फिर वापस चली जाती है। ठीक। तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई वस्तु किसी की तरफ कहीं से टकरा कर वापस आए और जिस चाल से या जिस वेग से जाए उसी वेग से वापस आए और जो बिंदु है उससे पीछे चली जाए। ठीक। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि कोई वस्तु या कोई गेंद, ऐसे लिख देते को, कोई गेंद दीवार से टकरा कर वापस आए, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से और पीछे चली जाए। ये हो सकता है। मान लो कोई गेंद टकरा के, यहाँ से हम गेंद को एक चाल से फेंकें, वापस आए और पीछे चली जाए। ठीक। सिंपल सी बात है। वह गेंद की चाल, गेंद की चाल, है ना।
आते और जाते समय, है ना, गेंद की चाल आते व जाते समय, आते और जाते समय मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद जाते समय समान हो, समान रहे, ऐसा लिख देते हैं। ठीक, तो ये जो व्याख्या है ये ए वाले की हो गई। देखो अब यहाँ पर देखें, वेग जो है, वेग देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से सोचे, यहाँ से सोचे, कहीं से सोच लीजिए। मान लीजिए पहले वेग कैसा है, धनात्मक है, फिर जीरो है, फिर ऋणात्मक है, फिर एकदम से धनात्मक है, यानी दिशा बदल रही है, यानी वेग की दिशा बदल रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कोई गेंद जमीन पर टकराकर फुदक रही हो बार 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 बार। ठीक, तो कोई गेंद किसी ऊंचाई से छोड़ी जाए और ज़मीन पर टकराकर बार बार फुदक रही हो और उसकी चाल घट रही हो, ऐसा हो रहा है। देखिए बी में, किसी गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गुरुत्वीय त्वरण में गिरा दिया जाए, और यह बार बार जमीन से टकराकर या फर्श से टकराकर, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्श से टकराकर फुदकती रहे, वह हर बार इसकी चाल घटती रहे। ठीक, कौन सी चाल, जिस चाल से जाकर फुदकती है वापस, वो चाल बार बार घटती रहे। तो क्या होगा, गेंद ऊपर से गिराएंगे, मान लीजिए गेंद यहाँ से जो है गेंद को चाल है हमारे पास, गेंद मान लीजिए यहाँ पर फुदक के ऊपर को जा रही है, तो ऊपर से गेंद जा रही तो शून्य हो गया, फिर गेंद नीचे आएगी, यहाँ से फिर जो फुदकेगी गेंद, ठीक ठीक, फुदकते ही यहाँ पहुँच जाएगी, फिर यहाँ ऐसे बार बार, यानी फुदकने के बाद यहाँ पहुँचती है, यहाँ ज़मीन पर लगती है, यहाँ फुदक जाती है, यहाँ ज़मीन पर लगती है, यहाँ फुदक जाती है। तो क्या हो रहा है, बार बार गेंद फुदक फुदक के कम ऊंचाई तक जा के या कम चाल फुदकने में ले करके जा रही है, आ रही है। तो ये गेंद के फुदकने का ग्राफ है, ये उसका वेग है। ठीक, चाल नहीं वेग है। ठीक, कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन पे गेंद टकराई और फुदक कर ऊपर की तरफ चल पड़ी, फिर धीरे 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 गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुँची। ठीक, फिर वापस ज़मीन पे आई, फिर फुदक गई, फिर ऊपर को जाने लगी, फिर अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची। ठीक, फिर ज़मीन पे आई, फिर फुदक गई, ऐसे होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक मिनट, इसका जो सी वाला पार्ट था उसको छोड़ दिया ना, उसको ले लेते हैं एक बार। ठीक है, सी वाले पार्ट को ले लेते हैं। ये बी ए बी हो गए, सी में देखो मैं फिर इसे छोड़ देता, देखो है ना, सी में बात करते हैं। देखो ये ऐसे, सी में क्या है, ये ए है,
दोबारा बना देता हूँ, और ये समय है, और ये कुछ त्वरण का ग्राफ इस तरीके से बनाया गया। ठीक, ये बेसिकली टक्कर का ग्राफ है। अधिकतम त्वरण जो है कम से कम समय टक्करों में होता है। जब टक्कर होती है ना, कोई मान लीजिए कोई गेंद दीवार पर टकरा कर, है ना, वापस लौटती है ऐसे, तो टक्करों में ऐसा होता है, टक्करों में ऐसा होता है। कोई गेंद दीवार पर टकरा रही हो, टकरा के वापस आ रही हो, तो ये ऐसा ग्राफ होता है त्वरण का। ठीक, क्योंकि वेग परिवर्तन अधिकतम कम से कम समय में होता है। जाते समय एक वेग होगा, आते समय एक वेग होगा, तो वेग परिवर्तन अधिकतम हो जाएगा। वेग के परिमाण जोड़ दिए जाएंगे। देखो कहे देखते हैं, मान लीजिए ये गेंद जो है दीवार की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है और वापस आ गई 8 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, तो वेग परिवर्तन कितना होगा ज़रा बताओ, वेग परिवर्तन कितना होगा ज़रा बताओ, डेल्टा वी कितना होगा बताओ। 10 जाना माइनस 10 आना, 8 आना, 8 से आ रही ना, तो 8 का आना, तो देखो वेग परिवर्तन 18 हो गया। ठीक, और समय बहुत कम लगता है, तो कम से कम समय में अधिकतम त्वरण कब होता है, जब टक्कर होती है। टक्करों में ऐसा होता है। ठीक, कोई गेंद टकरा रही हो, टकरा के वापस लौट रही हो, तब ऐसा होता है। ठीक, तो तीनों बातें पूरी हो गई हैं। अब चलेंगे आगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। एनसीईआरटी को कर गए तो परीक्षाओं में पढ़ले पार उतर गए। ठीक, इस बात को याद रखना है ना। चलिए चलते हैं 20 नंबर पे। तीन 20। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है किसी कण की एक विमीय सरल आवर्ती गति के लिए। सरल आवर्ती गति का मतलब आने जाने वाली गति, जिसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें साइन का नियम काम करता है। साइन थीटा वाला, साइन एक्स वाला ग्राफ काम करता है। तो ज़रूरी है कि पहले साइन को समझें। y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो ग्राफ है इसको समझना पड़ेगा पहले। ठीक, यहाँ को लिख दिया, मान लो मैंने a लिख दिया मैंने, मान लो। ठीक है, तो देखो बात को समझ लें पहले। ये ग्राफ कैसा होता है इस पर विचार कर लें पहले। ये ग्राफ इधर ले लेता हूँ y, इधर ले लेता हूँ x, है ना। तो ये ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, ऐसा। x का मान कोण जो है रखते जाएं, 90, 180, 270, है ना, 360, तो ऐसा ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ जो होता है सरल आवर्त गति पे चला जाता है। यहाँ ले लेते हैं समय, यहाँ ले लेते हैं स्थिति। अब यहाँ ले लेता हूँ स्थिति यानी x, यहाँ ले लेता हूँ a, यहाँ लेता हूँ साइन, और यहाँ ले लेता हूँ ओमेगा t। ओमेगा बोलते हैं सरल आवर्त गति की कोणीय आवृत्ति को, आगे हम पढ़ेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर ये x हो गया और यहाँ पर ये समय हो गया। और अब शुरू करें तो अब ये ग्राफ किसका बन गया, सरल आवर्त गति का बन गया। तो इस ग्राफ पर विचार करना है।
ठीक, अब ये ग्राफ बनाया कैसे गया है, अब जरा देखते हैं ये ग्राफ कैसे बनाया गया है, देखते हैं। ये बनाया गया समय और ये बनाई गई कण की स्थिति x, ठीक। और यहाँ समय जो ग्राफ बनाया गया वो 1 2 3 ऐसे सेकंड तक बनाया गया, यानी 1 सेकंड और 2 सेकंड और 3 सेकंड ऐसे पूछा गया, ठीक। तो 1 सेकंड वाला ग्राफ यूँ बनाया गया ऐसे, और 2 सेकंड वाला ऊपर की तरफ, 3 सेकंड वाला नीचे बनेगा ही, फिर ऐसे ग्राफ बनाया गया है, ठीक। इस तरह का ग्राफ है। अब ये कहता है कि 0.3 सेकंड पर स्थिति वेग त्वरण के चिन्ह क्या होंगे। तो 0.3 सेकंड का समय, यहाँ देखो यहाँ पड़ेगा आधा सेकंड, ये क्या है 0.5 सेकंड पड़ेंगे यहाँ ऐसे, ये 1 सेकंड है, तो 0.3 का सेकंड का समय यहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा t बराबर 0.3 सेकंड, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो ऋणात्मक है, तो x कैसा होगा, x होगा ऋणात्मक, x हो गया ऋणात्मक, ठीक। अब वेग की दिशा कैसी होगी, वेग की दिशा होती है यहाँ पर, अगर एक स्पर्श रेखा खींच दूँ तो स्पर्श रेखा का जो कोण होता है समय के साथ, देखो कोण कैसा आ रहा है, कोण आ रहा है ऋणात्मक, क्योंकि देखो ये वेग जो है स्पर्श रेखा स्थिति पे बना दूँ तो कोण बताता है, स्पर्श रेखा का जो ढलान होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, वो क्या बताता है, कोण बनाता है। या फिर यहाँ ये देख लूँ कि थोड़ा सा डेल्टा x ले लूँ, है ना, और थोड़ा सा डेल्टा t ले लूँ, देखो ठीक, डेल्टा x हो गया नीचे को, डेल्टा t हो गया आगे को, तो डेल्टा x कैसा होगा, ऋणात्मक हो गया, डेल्टा t आगे को। या फिर यहाँ देख लूँ कोण, तो कोण कैसा है, ऋणात्मक। देखो इस तरह का जो कोण होता है ये होता है धनात्मक, है ना, और इस तरह का जो कोण होता है ये होता है ऋणात्मक। तो वेग कैसा हो गया, वेग हो गया ऋणात्मक, ये वेग ऋणात्मक हो गया, ठीक। अब त्वरण कैसा हो जाएगा, बताओ त्वरण कैसा हो जाएगा, ये ऋणात्मक वेग यहाँ जाके शून्य होगा, देखो यहाँ जाके ये शून्य हो जाएगा, ये वेग देखो वेग शून्य हो रहा है, यहाँ पे वेग कितना है, शून्य है, क्योंकि ढलान कितना है वो शून्य है, कोण कितना है, शून्य है। अगर यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाऊँ तो कितना कोण बनेगा समय के एक्सिस के साथ, शून्य, वेग शून्य है, यानी वेग माइनस की तरफ बढ़ा और शून्य हुआ, वेग जो है ऋणात्मक की तरफ बढ़ा, घट, यहाँ पे देखो कितना वेग है, बहुत ऋणात्मक वेग है, और धीरे धीरे ऋणात्मक वेग घटता गया, घटता घटता शून्य कर दिया। तो ऋणात्मक वेग यानी उल्टी दिशा में वेग, वेग जो है स्थिति की उल्टी दिशा में है और त्वरण उसको खत्म कर दे रहा है, इसका मतलब त्वरण की दिशा धनात्मक है, त्वरण की दिशा धनात्मक है। उल्टी दिशा में वेग को शून्य कौन करेगा, जो त्वरण धनात्मक दिशा में होगा, ठीक। तो इसका मतलब ए का निशान धनात्मक है ऐसे। अब दूसरा समय है 1.2 सेकंड, इस पे विचार करते हैं। 1.2 सेकंड यहाँ पड़ेगा, ये समय हो गया t बराबर 1.2 सेकंड का समय, ठीक। अब यहाँ पर जो देखो स्थिति है वो कैसी है, स्थिति कैसी है, x कैसा है यहाँ पे, धनात्मक, तो x तो हो गया धनात्मक, ठीक। और स्थिति ग्राफ के ऊपर जो ढलान है, कोण है, वो कैसा बन रहा है, वो बन रहा है धनात्मक। अगर यहाँ स्थिति समय ग्राफ पे एक स्पर्श रेखा खींच दूँ तो उसका कोण कैसा है, धनात्मक, तो वेग भी कैसा हो गया, धनात्मक, ठीक। उसके बाद यह वेग घटते 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 शून्य होगा, धनात्मक दिशा में वेग जो है घटते घटते शून्य हुआ, तो त्वरण कैसा हो गया, ऋणात्मक। धनात्मक दिशा में वेग बढ़ रहा था, मतलब घटते घटते जीरो हो गया, इसका मतलब त्वरण लगा है ऋणात्मक दिशा में, तो त्वरण कैसा है, ऋणात्मक,
ठीक। सरल आवर्त गति में x और a विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर x ऋणात्मक होता है तो a धनात्मक होता है, और अगर x धनात्मक होता है तो a ऋणात्मक होता है। v स्पर्श रेखा बनाकर देखा जा सकता है। अगर ये कोण धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। ये बिल्कुल सरल सी बात होती है किसी भी ग्राफ के ऊपर। ठीक। तो ग्राफ के कोण से या वेग के घटने बढ़ने से, अनुमान से हम ये बता सकते हैं कि त्वरण धनात्मक है, ऋणात्मक है, जीरो क्या है। ठीक है। अब देखो वेग कहाँ कहाँ जीरो है, वेग कहाँ कहाँ जीरो है। यहाँ पे वेग जीरो है, यहाँ पे वेग जीरो है, यहाँ पे वेग जीरो है। ठीक। त्वरण कहाँ पर शून्य है, यहाँ पर त्वरण शून्य है, यहाँ पे a जो है वो जीरो है, यहाँ पे a जीरो है, और यहाँ पे भी a जीरो है। ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग परिवर्तन नहीं है। देखो यहाँ पर वेग परिवर्तन नहीं है, तो वेग परिवर्तन नहीं है, सीधी रेखा की तरह ये ग्राफ है। ठीक। वेग जो है नियत बना हुआ है, तो यहाँ पे कैसा है, त्वरण शून्य है। यहाँ पे ग्राफ घूम रहा है, इसका मतलब वेग परिवर्तन है, इसका मतलब त्वरण है। ठीक। तो इन बिंदुओं पर जब स्थिति शून्य 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 है तो त्वरण भी शून्य है। ठीक। ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। त्वरण वगैरह पे विचार हो चुका। अब आया प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 पे बात करेंगे। देखो किसी कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दर्शाता है। इसमें 3 समान अंतराल दिखाए गए हैं। किसी अंतराल में औसत चाल अधिकतम है, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम है, किसमें न्यूनतम है। प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। अब देखो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाया हुआ है। ये हो गया समय और ये हो गई स्थिति, ऐसे। ठीक। और ये ग्राफ बनाया गया है यूं, और फिर यहाँ से ग्राफ को अचानक गिरा दिया गया और फिर यूं उठा दिया गया, ऐसा किया गया है। ठीक। एक समय अंतराल यहाँ बनाया गया है, पहला। ठीक। ये है नंबर 1। उसके बाद एक समय अंतराल यहाँ बनाया गया है, ऐसे, ये वाला। ऐसे देखो समय अंतराल को यूँ दिखा रखा है, ऐसे करके, है ना। ये है दूसरा समय अंतराल, और एक समय अंतराल यहाँ पर दिखाया गया है यूँ। ये देखो ये एक समय अंतराल यहाँ पर है, ये देखो ऐसे। ये है तीसरा, इसको तीसरे नंबर का समय अंतराल लिख रहे हैं ना, तो तीसरा स्थितियों के अनुसार बताया, ये है तीसरा। ठीक। तो बताइए किसमें चाल अधिकतम है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर पर देखिए, साफ दिख रहा है बिल्कुल, तीसरे नंबर में विस्थापन अधिक है। ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। तो यहाँ पर जो विस्थापन है वो अधिकतम है। यानी सबसे पहले देख सकते हैं कि भाई डेल्टा x3 जो है वो अधिकतम है। उसके बाद पहले नंबर में देख रहे हैं तो इससे कम है। पहले में ये विस्थापन है, देखो ये वाला,
क्योंकि उसमें तो बहुत कम है, दूसरे वाले में बहुत कम विस्थापन है, ना के बराबर है देखो। ठीक, तो इसके बाद डेल्टा एक्स 2 है, डेल्टा एक्स 1 है ना। और फिर डेल्टा एक्स 2 है। ठीक, तो जैसे ये विस्थापन है, अगर इन विस्थापन के परिमाण लगा दिए जाएं और इन्हें थोड़े से समय से भाग कर दिया जाए डेल्टा टी से, तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं चाल। तो यानी v तीसरे में चाल ज़्यादा है, फिर v पहले में चाल है, और फिर v दूसरे में चाल है। ये है चाल। कैसी चाल हैं? औसत चाल। ऐसे आ गया। ठीक, अब ये कह रहा है प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे औसत वेग का चिन्ह धनात्मक है। यह है औसत वेग, औसत वेग का चिन्ह बता रहा हूँ मैं, यहाँ धनात्मक है। और दूसरे वाले में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बढ़ा हुआ सा दिख रहा है। ये दिख रहा है कि ये हिस्सा इससे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पे विस्थापन और घट रहा है। तो यहाँ औसत वेग का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है। देखो ऋणात्मक हो गया औसत वेग, औसत वेग का चिन्ह ऋणात्मक है। ठीक, यहाँ पे कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा, यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी धनात्मक है। ठीक, मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। हालांकि मैंने घटा हुआ बना दिया, लेकिन चित्र में थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। चित्र में ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है मामला, थोड़ा सा ऊपर है, ये चीज़ थोड़ी सी नीचे है, कुछ मामला इस तरीके से है। ये इधर से और ये इधर से थोड़ा ऊपर की तरफ है ना, ऐसे यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर दिखा रहे हैं ऐसे। ये वाली चीज़ जो है ये वाली चीज़ ऊपर है और ये वाली चीज़ नीचे है, ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक, वो तो खैर अनुमान आप लगा लेंगे। विस्थापन धनात्मक की तरफ बढ़ रहा है, स्थिति धनात्मक की तरफ बढ़ रही है, तो विस्थापन धनात्मक है तो वेग का चिन्ह धनात्मक होगा। और अगर स्थिति घट रही, विस्थापन ऋणात्मक है, तो जैसे कि नीचे हो रहा है और घट रहा है, तो ऋणात्मक है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब बात आगे बढ़ाते हैं, 22 की तरफ चलते हैं। तीन 22 क्या कहते हैं? 3:25 में किसी नियत स्थिर एक ही दिशा में, नियत यानी स्थिर दिशा में, दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। चाल और समय का ग्राफ दिखाया गया है। इसमें 3 समान समय अंतराल भी दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा? किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी? धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में ए, बी और ए के चिन्ह बताइए। ए, बी, सी व डी बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे? अब देखो यहाँ पे कई सारी बातें पूछ रखी हैं। पहले ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे तो मामला उलझ जाएगा। पहले ये ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह का ग्राफ है, देखो ये हो गया समय, और इधर बताई गई है चाल। चाल से मतलब तात्कालिक चाल, और ये है समय। ये हो गया, देखिए ठीक है। कुछ ग्राफ है किस तरीके से, ज़रा देखें जरा इसको थोड़ा सा। ये ग्राफ यहाँ से यूँ गया है, ठीक, उसके बाद बी से यूँ गिर गया है, फिर सी पे गिरा है, ठीक,
फिर डी पे थोड़ा सा ऊपर से घूम के आया, बस ये मामला है, ऐसा ग्राफ है। और यहाँ पर 3 समान इंटरवल लिए गए हैं, एक यहाँ लिया गया है, इसे कह रहा है 1 नंबर है ये, एक यहाँ लिया गया है, समान समय अंतराल है, इसे कह रहा है ये 2 नंबर है, और एक डी पे लिया गया है, बिल्कुल 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 डी में आधा आधा करके दिखा रखा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये देखो इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक, ये समान समय अंतराल। अब इसमें ये समय अंतराल है, देखो ये रंग भरा जाएगा, ये दिखाए गए समय अंतराल, ये समय अंतराल इस तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक, और यहाँ कुछ बिंदु दिए हैं ए बी सी, यहाँ बिंदु दिया है पहला ए, और यहाँ दिया है बिंदु बी, और यहाँ दिया है बिंदु सी, और यहाँ दिया है बिंदु डी। ये कुछ बिंदु भी दिए गए हैं। ठीक, सवाल क्या पूछा है, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी, किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा। औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम वहाँ होगा जहाँ चाल में परिवर्तन अधिकतम हो। तो चाल में परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहा है अधिकतम, मुझे देखो ये चाल का जो परिवर्तन है ये अधिकतम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो समय अंतराल 2 में देखो चाल जो है यहाँ से घट के यहाँ तक पहुँची, तो ये चाल का जो अंतर है वो ये है डेल्टा वी, ये रहा देखो, इतना अंतर है, बाकी किसी में इतना नहीं है। चाल जो है यहाँ से घट के यहाँ तक पहुँची, क्योंकि ये चाल का ग्राफ है, अगर इन्हें पीछे मिलाकर देखूँ तो ये चाल बताता है, और समय अंतराल वही है। तो अधिकतम त्वरण का परिमाण जो है समय अंतराल 2 में है, तो यानी अधिकतम त्वरण और का परिमाण, ऐसे लिख देता हूँ, यह आ गया समय अंतराल 2 में है। बस एक उत्तर तो मिल गया। ठीक, अब क्या पूछ रहा है दूसरे में, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। औसत चाल अधिकतम कहाँ है, चाल अधिकतम कहाँ है बताइए, चाल सबसे अधिक चाल कहाँ हो रही है, चाल तो ये रही अधिकतम, भाई अधिकतम चाल तो ये है। ठीक, औसत चाल का ये ग्राफ है। ठीक, स्थिर दिशा में चाल समय ग्राफ इतने इतने हैं, किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम है, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। तो औसत चाल अधिकतम जो है यहाँ पर आ रही है, चाल अधिकतम। ठीक, और दूरी अधिकतम, समय अंतराल कम से कम, तो औसत चाल डी में आ रही है, यानी समय अंतराल 3 है ये। ठीक, अब इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है चाल का ग्राफ है, औसत चाल का नहीं। औसत चाल में जाना पड़ेगा, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा, औसत चाल, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते तो समय बढ़ जाएगा। 3 का 22 नंबर, 2 में त्वरण अधिकतम है, 3 में चाल अधिकतम है। चाल अधिकतम है, औसत चाल नहीं, चाल अधिकतम है। बस जैसे हम कह रहे थे कि अधिकतम चाल 3 में, बस लिख दो 3 में चाल अधिकतम है। अधिकतम चाल, क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो फिर कुछ और बात हो जाती है। अधिकतम चाल दिखाई दे रही है ग्राफ पे 3 में है, समय अंतराल 3 में, हो गई बात पूरी। धनात्मक दिशा को गति की दिशा स्थिर दिशा चुनते हुए वी ए के चिन्ह बताइए ए बी डी पर। ए पे देखते हैं पहले, देखो ए पे यहाँ पे एक ए है, एक वी है। ठीक, 2 है। तो बताओ यहाँ पे, यहाँ जो ए बिंदु है, इस बिंदु पे इसके चिन्ह कैसे होंगे। ठीक, देखिए ग्राफ का ढलान है वो पॉजिटिव है। ग्राफ का ढलान कैसा है, वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसका मतलब चाल बढ़ रही है, तो ए जो है वो धनात्मक है।
ऐसे। तो त्वरण जो है चाल को बढ़ा रहा है, गति की एक ही दिशा है तो धनात्मक है। ठीक, चाल की दिशा गति की दिशा धनात्मक ही है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, अब देते हैं, चलते हैं बी पे। अब बी पे क्या हो रहा है, बी पे चाल स्थिर है, बी पे चाल स्थिर है, चाल ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसका मतलब त्वरण जो है वो शून्य है, त्वरण शून्य है। तो धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं है, त्वरण शून्य है। ठीक, चाल धनात्मक है। सी पे चलते हैं, सी पे भी त्वरण शून्य है, चाल जो है वो ना घट रही है ना बढ़ रही है। सी के बाद चाल बढ़ेगी और सी तक चाल घट रही है। ठीक, तो सी पे भी ए जो है वो शून्य है। ठीक, डी में आते हैं, डी बिंदु पर त्वरण क्या होंगे, डी पे भी शून्य है, डी पे भी देखो चाल नहीं बढ़ रही है, तो ए जो है वो शून्य है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है, अब इसके उत्तर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उत्तर में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा रास्ता मिलेगा हमें। 3/22, एक व ए 0 से बड़ा, 2 में 0 छोटा, ए बी सी, ए शून्य, बी सी डी पर ए शून्य है। ठीक है, और 1 2 3 में चाल 0 से बड़ी, चाल तो 0 से बड़ी है। ठीक है, यानी सारी बातें ठीक है, चाल 0 से बड़ी है ही, वो तो 0 से बड़ी, तो देखो चाल जो है ऊपर ही है सबकी, तो चाल तो पॉजिटिव है सबकी, चाल तो सबकी पॉजिटिव है, चाल कभी नेगेटिव नहीं होती, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, एक ही बात आ रही थी, तो यहाँ पे चाल को बढ़ा रहा है, यहाँ धनात्मक है, बाकी इन सब पे शून्य है। ठीक, तो ग्राफ से देखना, ग्राफ से देखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बढ़ाता है हमारी सोचने की शक्ति को, ये बहुत बढ़ाता है। अब हम पहुँच गए अतिरिक्त अभ्यास। ठीक, अतिरिक्त अभ्यास सवाल नंबर 23 से शुरू होगा, इसे लेंगे अपने अगली क्लास में। ओके।